नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। खबर हल्द्वानी से है, जहां नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने आगामी निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मीटिंग में यशपाल आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी लोगों से बात की जा रही है। इसी बीच कुछ लोग अपना नामांकन भी वापस ले सकते हैं। बड़कोट में नगर पालिका से बड़ी खबर सामने आई, जहां निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन एक शिकायती पत्र पर निर्वाचन अधिकारी ने रद्द कर दिया। बता दें कि डॉक्टर कपिल देव रावत ने बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया था, जिसमें एक शिकायती पत्र पर कपिल का नामांकन रद्द हो गया। आगे का ये है कि इसमें मैं देखूंगा, अभी जो भी इसमें बन पड़ेगा उसमें मैं करूंगा। भी नहीं, आरोप आपके निरस्तीकरण को लेकर के क्या है? देखो, मेरे जितने भी कागज हैं, मेरे एविडेंस है, पूरे सही लगे हुए हैं। चाहे आप इसमें नगर पालिका की जो जांच रिपोर्ट है वो मेरे पक्ष में है, पटवारी की जो जांच रिपोर्ट है वो मेरे पक्ष में है। उसके बावजूद भी अगर निरस्त ये किया गया है तो इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत बड़ा ये षड्यंत्र मेरे साथ हुआ है। कपिल देव रावत का नामांकन निरस्त हुआ है। उनकी माता जी का नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा है। मसूरी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद में 5 महिलाएं मैदान में उतरी हैं, तो वहीं मसूरी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पर मनीषा खरोला ने अपना नाम वापस लिया है, जिस पर अध्यक्ष पद के रिटर्निंग ऑफिसर गौरव चटवाल ने बयान देते हुए बताया कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर सभी बूथों का निरीक्षण किया गया है, हर तरह की व्यवस्था पूरी की गई है। कि प्रत्याशी जो थी मनीषा खरोला, उन्होंने अपना नाम वापसी लिया। आवंटन हुआ तो उसके पश्चात जो है जो इलेक्शन का पहला फेज है वो खत्म हो रहा है। उसके पश्चात जो कार्मिकों की नियुक्ति है या उनकी ट्रेनिंग है और इलेक्शंस की तैयारियां, उसकी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी और बिना किसी, हम उम्मीद करते हैं कि बिना किसी विघ्न के ये इलेक्शन संपन्न हो जाएगा। सर, अध्यक्ष पद के लिए अभी तक कितने दावेदार हो गए? अब जो, क्योंकि एक ने नाम वापसी लिया है तो 5 उम्मीदवार मैदान में है। मसूरी नगर पालिका परिषद के अंतर्गत कुल 13 वार्ड में 64 लोगों ने नामांकन किया था और आज नामांकन के अंतिम दिन तक 2 लोगों ने नाम अपना वापस लिया है और 62 लोग मैदान में अभी भी डटे। तो प्रतीक चिन्ह आवंटन होगा जो मैदान में प्रत्याशी हैं और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई। आदर्श आचार संहिता एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आप लोगों के लिए, उसके लिए क्या कार्य योजना बना रखी है? आदर्श आचार संहिता का जो है आयोग के निर्देशों के अनुसार पालन किया जा रहा है और सभी जगह अलग अलग टीमें। सरनौल से सरुताल 22 किलोमीटर ट्रैकिंग मार्ग की मरम्मत के लिए शासन ने 74.20 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सुतुड़ी सरुताल ट्रैक भारत के मानचित्र पर स्थान पाने में सफल होगा। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत लंबे समय से सरनौल क्षेत्र के लोगों की जो लंबे समय से मांग चल रही थी कि सरनौल सरुताल को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करना है, उसके लिए उन्होंने अपनी घोषणा के अनुरूप उसे स्वीकृति दी है और 74,20,000 रुपये की जो स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति दी गई है, तो निश्चित रूप से पूरे रवाई घाटी में इससे रोजगार में वृद्धि होगी। लोगों के जो चाहे होटल, होम स्टे सहित कई व्यवसाय लोगों को वहां मिलने वाले हैं। देहरादून में परिवहन विभाग ने लोगों की ओर से आवेदन किए जाने पर सीएनजी ऑटो को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद शहर की सड़कों पर जल्द ही सीएनजी ऑटो नजर आएंगे। आपको बता दें कि लोगों ने इसके परमिट के लिए आवेदन किया था। देहरादून में कई साल से ऑटो के परमिट बंद थे। इसके लिए 31 दिसंबर 2024 तक आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद परमिट जारी किए जाएंगे।
जो देहरादून के अंदर है, एक तो एनजीटी ने भी हमें निर्देशित किया हुआ है कि जो ये डीजल से संचालित वाहन है, चाहे वो पुरानी बसेस हो, चाहे वो 500 के लगभग विक्रम हो, या ऐसे लगभग 2500 ऑटो हो जो डीजल से चल रहे हैं, इनको परिवर्तित किया जाए सीएनजी के अंतर्गत। इसके अलावा जो भारी क्षेत्र है, आरटीए ने इस पर भी निर्णय लिया गया, भारी क्षेत्र है जहां पर कि कोई भी आने जाने की सुविधा प्रॉपर उपलब्ध नहीं है, वहां के बेरोजगार लोगों को ऑटो का परमिट दिया जाए और वो लोग सीएनजी के माध्यम से ऑटो का संचालन कर सके। और इसके अलावा हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि संभाग के जो भी क्षेत्र है जहां पर कि परिवहन की सेवाएं कम है, वहां पर हमने परमिट खोले हैं। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी 1 साल से निकाय चुनाव को टालने में लगी थी। डर के कारण बीजेपी प्रदेश में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में लगी थी, ये उन्होंने आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में 1 साल से निकाय चुनाव को टाल रही थी क्योंकि हार की घबराहट उनके अंदर थी। 1 साल से हम लगातार, जब कार्यकाल समाप्त हुआ पूरे राज्य भर के निकायों का, हम मांग कर रहे थे कि चुनाव कराएं। 1 साल तक चुनाव नहीं कराए गए। हम बार बार कह रहे थे कि हार के डर से चुनाव नहीं करवा रहे हैं और अब ये बात साबित हो गई है। मंगलौर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन का पर्चा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे खारिज करवाना, हरबटपुर नगर पंचायत के कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज करवाना, देहरादून के आधा दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ अनर्गल आपत्तियां लगवा करके जिस प्रकार से सत्ताधारी दल के नेताओं ने, विधायक ने वहां पहुंच करके अधिकारियों को धमकाया, गाली गलौज करी, दबाव बनाया और कोशिश करी कि पर्चे खारिज हो जाएं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। एक पर्चा वो खारिज करा पाए। मंगलौर का उन्होंने नगर पालिका परिषद का पर्चा खारिज करवा दिया। हरबटपुर का नगर पंचायत का हमारी यामिनी रोहेला वहां पर उनका पर्चा खारिज करवा दिया। ये बाहुबल की राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार बनाने जा रही है भाजपा उत्तराखंड को। मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मीरा सकलानी के साथ जनसंपर्क किया। इस दौरान लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील भी की। मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओपी उनियाल ने कहा, नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी भारी मतों से जीतेगी। बदलने वाले हैं ये मुझे लग रहा है। जिस तरीके से पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछली हार से उन्होंने एक ठोकर लगी है, कुछ सीखा है कि अगर आपका अपना होगा, हमारा कहने का मतलब अगर अपना मारेगा तो छांव में डालेगा, तो अगर आपका अपना होगा चाहे कैसे भी है वो आपका अपना होगा। तो आपको देखना होगा आज की डेट में कि आपको पार्टी कैंडिडेट को आगे बढ़ाना होगा। आगे जो विकास के मुद्दे हैं, चाहे वो लंडौर का काफ़ी समय से लंडौर का विकास छूटा है, चाहे लंडौर का हो, टुर्री का हो, पार्किंगों का हो, हॉस्पिटल का मामला है, एजुकेशन का मामला है, कॉलेज का मामला है, कई मामले ऐसे हैं। जिस दिन हमारा यहाँ पर वो जीत कर आएगा, उसी दिन से ये लगा लीजिए कि 3 इंजन की सरकार काम करना शुरू कर देगी। जी ने भी कहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हो पाई है पूर्व पालिका बोर्ड के ने नहीं की है। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अभी मैं चुनावी जंग में हूँ, इस लड़ाई को लड़ूंगी और जो काम अधूरे रह गए हैं, जो होने चाहिए थे मसूरी के लिए, उन कामों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। उनके और हमारे कैंडिडेट क्या फर्क है? एक राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अब मेरे को पूर्ण विश्वास है, जिस हिसाब से हमारे पुराने कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता सब साथ जुड़ रहे हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं, संगठन के लिए काम व्यक्ति विशेष से काम नहीं कर, संगठन के लिए काम कर रहे हैं। और मैं निश्चित हम सब लोग स्वस्थ हैं कि हम बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। मैं उन दोनों प्रत्याशियों को चैलेंज करता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर दम है सामने एक दिन डिबेट में आ जाओ, तुमने मसूरी का तुमने क्या विकास किया, ये तुम्हारे पति ने क्या विकास किया, ये तुम्हारे जो सीनियर नेता उन्होंने क्या विकास किया, और हमारी मीरा सकलानी जी बताएंगे कि भाजपा ने क्या विकास किया। उत्तराखंड में पूरे साल भर 4 धाम यात्रा संचालित करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में शीतकालीन 4 धाम यात्रा जारी है। यहां पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधाएं मुहैया करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। शीतकाल के दौरान तीर्थयात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इस पर सरकार और प्रशासन का पूरा ध्यान है। यही वजह है कि शीतकाल के दौरान भी काफी संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं।
की है, एडवाइजरी कॉपी आपको हम दे देंगे, आप उसको व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो भी लोग चारधाम यात्रा में आते हैं, सर्दी के कारण या रास्ता बंद होने के कारण या और कई प्रकार से आपदा के किसी प्रभाव के कारण उनके कार्यक्रम में कोई व्यवधान न हो। अगर कोई व्यवधान होता है तो इसको हम सुनिश्चित करेंगे कि उनकी परेशानी दूर हो सके, इस दिशा में काम किया जा रहा है। वर्तमान में शीतकालीन यात्रा के सभी रास्ते खुले हुए हैं। उत्तराखंड सरकार की शीतकालीन चारधाम यात्रा का व्यापक असर नजर आ रहा है, तो वहीं क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर सेलिब्रेशन तक बड़ी संख्या में लोग शीतकालीन पड़ाव पर पहुंचे। कई जगह से बहुत सकारात्मक परिणाम सामने आए। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि ये सकारात्मक और बेहतर संकेत है कि चारधाम यात्रा के साथ साथ चारधाम यात्रा के शीतकालीन पड़ाव पर भी पहली बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहले भी इस संबंध में निर्णय लिए गए थे और सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि चारधाम यात्रा की तैयारियां किया जाए, वो चाहे सड़क से संबंधित है, स्वास्थ्य है, बिजली है, और साथ ही साथ सूचना विभाग को भी निर्देशित किया गया था कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए कि जो देव डोलियाँ हैं आकर के जो देव स्थान है जहाँ पर प्रवास करते हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाए, ताकि आकर के लोग जो तीर्थयात्री हैं उसका दर्शन लाभ उठाएं। तो हम लोगों ने भी अपने स्तर से काफ़ी उसमें प्रचार प्रसार किया, तो उसका बड़ा अच्छा देखने को परिणाम मिल रहा है। और कल नए वर्ष पर भी नरसिंह देवता, ओंकारेश्वर महादेव और मुखवा में और खरसाली में काफ़ी भीड़ रही, और साथ ही साथ जो पर्यटक हैं वो भी आए। लेकिन अगर शीतकालीन जो चारधाम यात्रा है उसकी बात करें तो बहुत एक अपेक्षित, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की थी, उसी के अनुरूप परिणाम प्राप्त हो रहा है। उत्तराखंड में मॉनसून सीजन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। वहीं सूखा होने के कारण बारिश की सामान्य मात्रा में कमी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि पूर्व में बारिश नहीं होने की वजह से डिपार्चर -90% तक पहुंच गया है। देखिए, इस पोस्ट मानसून सीजन में देखेंगे तो अभी जो रिसेंटली एक दो अच्छे रेनफॉल के स्पेल मिले हैं, जिसके कारण जो डिपार्चर है वो अब घट करके -32% हो गया है। तो रेनफॉल डिपार्चर पोस्ट मानसून सीजन में 32% है, जो डेफिसिट है। हालांकि इससे पहले जो है -90% चल रहा था, लेकिन अभी पिछले जो एक दो स्पेल मिले हैं तो उसकी वजह से जो है रेनफॉल में थोड़ी मिली है, तो जो है अब जो है घट करके -32% रह गया है। खबर देहरादून से, जहां चारधाम की यात्रा सफलतापूर्वक होने के बाद समीक्षा बैठक की गई। मीटिंग में चारधाम यात्रा के सफल होने पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में मौजूद यमुनोत्री होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शोभन सिंह राणा ने कहा कि चारधाम यात्रा को सफलतापूर्वक बनाने के तरीकों के प्रस्ताव को अपर सचिव के सामने रखा। यमुनोत्री होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष से बात करते हुए आगामी 25 की चारधाम यात्रा को और सफल पूर्वक बनाने के तरीके के प्रस्ताव को सामने रखा गया। हमारी सचिवालय में चारधाम परिषद जो बोर्ड का गठन होना है उसके संबंध में यात्रा मीटिंग थी। माननीय अपर सचिव महोदय और सभी पर्यटक सचिव सभी लोग मौजूद थे मीटिंग में। तो उसके बारे में हमें सभी जो स्टॉक होल्डर हैं चारधाम के, होटल स्वामी हो गए, आपके घोड़ा खच्चर डंडी कंडी हो गए, आपके रेस्टोरेंट वगैरह वगैरह सारे सभी लोग मीटिंग में शामिल थे। तो ये पूछा गया है कि जो ये प्राधिकरण जो परिषद बना रहे हैं हम, इसके बारे में आप अपना एजेंडा सुझाव दें। तो उसमें ये बोला गया है कि इसके बारे में हम आप लोगों को विस्तार रूप से पहले बता देंगे कि ये हम इस प्रकार का जो परिषद बन रहा है। तो हमने उसमें यही कहा कि ठीक है सर, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये प्रॉपर जितने भी चार धाम के बसिंदे हैं, क्योंकि चार धाम यात्रा चार धाम वासियों की एक लाइफ लाइन है और उसी से सभी की रोजी रोटी और सभी का चूल्हा जलता है। वो आप होटल वाले लगाओ, चाहे रेस्टोरेंट वाले लगाओ, चाहे ढाबे वाले लगाओ, चाहे घोड़ा खच्चर डंडी कंडी मजदूर यूनियन, जो हर बार 6 महीने से इंतजार करते हैं कि चार धाम यात्रा आएगी और हम सभी अपने व्यवसाय बढ़ चढ़ के करेंगे। अवैध मदरसों पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। प्रशासन को जांच के आदेश दिए गए हैं, जिससे प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर
लगाम लग सके। मदरसों में किस तरह की तालीम दी जाती है, फंडिंग कहां से होती है, रजिस्टर्ड है या नहीं, इन्हीं सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। देखिए। अवैध मदरसों पर शिकंजा, डीएम के अधिकारियों को निर्देश, सभी मदरसों की होगी जांच, अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ा एक्शन। उत्तराखंड में इस वक्त तमाम मदरसे चल रहे हैं, लेकिन इन मदरसों में कितने रजिस्टर्ड हैं और कितने नहीं, फिलहाल ये जांच का विषय बना है। लेकिन बहुत जल्द इन मदरसों पर शिकंजा कसने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह साफ कर दिया कि सभी मदरसों का वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिससे ये साफ हो सके कि कितने मदरसों में कितने छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह की तालीम दी जा रही है, इन मदरसों की फंडिंग कहां से होती है, ये रजिस्टर्ड है भी या फिर नहीं। किसी भी संस्थान में जहाँ से सरकारी मदद जिस संस्थान को मिलती है, अगर उस संस्थान के अंदर कोई अनियमितता हो रही है या उस संस्थान की कोई रिक्वायरमेंट है, तो ये सरकार का दायित्व है कि उसकी हम जांच करें और वहाँ के लोगों से पता करें कि आपकी प्रॉब्लम से क्या है और आपकी अंदर क्या चल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मदरसों की जांच हो रही है वो एक नियमित प्रक्रिया के तहत है। उसको इस रूप पे किसी ने नहीं लेना चाहिए कि हम मदरसों की जांच किसी प्रयोजन के लिए कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये है कि भाई अगर प्रदेश के अंदर किसी भी मदरसे को या किसी अन्य संस्था को सरकार की ओर से मदद मिल रही है तो उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके अंदर जो काम बाय नॉर्म्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कहीं पर इस तरह की कोई अनियमितताएं होती हैं तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। प्रदेश में अवैध मदरसों को लेकर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि प्रदेश में चल रहे मदरसों को लेकर शासन और प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं और निष्पक्ष और पारदर्शिता से पूरी तरह से जांच हो रही है। यह छात्रों के भविष्य से ताल्लुक रखने वाली बात, और ये भी जरूरी है कि मदरसों को किन जगहों से फंडिंग हो रही है, इस पर भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मदरसों की जांच जो शासन स्तर से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देशों में चल रही है, वो बहुत ट्रांसपेरेंस और बहुत पारदर्शी है। और बहुत ज़रूरी है कि जिस राज्य के अंदर कोई भी इदारे चल रहे हों, मदरसे चल रहे हों या अन्य पाठशालाएं हों, उन सब का नियमित तौर से उनकी जांच होना ये एक सरल और ज़रूरी एक प्रक्रिया होती है। और मैं ये समझता हूँ कि मदरसों के अंदर जांच होना यूँ भी ज़रूरी है कि उनके बारे में ये जानना कि किस तरह से उन बच्चों की वो देखरेख कर रहे हैं, किस तरह से उन बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, और मदरसा बोर्ड स्वयं जो है इसकी मॉनिटरिंग करता है। और सीएम के आदेश पर जिलाधिकारी ने जनपद में संचालित अवैध मदरसों के संबंध में बाकायदा मीटिंग की है। इन मीटिंग में डीएम ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। पुलिस प्रदेश में मदरसों का वेरिफिकेशन करेगी, जिसके लिए जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में समिति भी बनाई गई। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए, माननीय पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए गए कि राज्य में कुछ ऐसे गैर पंजीकृत जो है गैर अवैध मदरसे कुछ चल रहे, इसकी जांच की जाए, इनका सत्यापन किया जाए। साथ ही जो है कुछ इस ऐसे मदरसों में जो बाहरी राज्य के बच्चे पढ़ते हैं उनको भी देखा जाए, इनके भूमि दस्तावेज सब चीज़ों की जांच की जाए। इसके लिए एक जिला स्तर पर भी डीएम की अध्यक्षता में जो है एक सर्वसमावेशक सभी विभागों की एक समिति बनी है। जो समिति जो है जिला स्तर पर जो पंजीकरण है इनका मदरसों का वो चेक किया जाएगा और इसमें जो है एक माह के भीतर जो है इसमें रिपोर्ट सबमिट की। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि बीजेपी का हमेशा से मदरसों मस्जिदों के खिलाफ जांच करवाने का ही प्रचलन रहा। सरकार उन अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर मदरसों के अंदर कुछ अनैतिक गतिविधियां होती हैं, तो उसके खिलाफ हम भी हैं। हमारा अधिकार है कि हम मस्जिदों में भी जाएंगे और मदरसों में भी हमारे बच्चों को वहाँ पर तालीम मिलेगी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नईम रहमान। जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने अवैध तरीके से मदरसे चल रहे हैं उत्तराखंड में, हाँ, उनकी खिलाफ जांच शुरू कर तो उनकी जांच करो, लेकिन उनमें कोई गलत काम नहीं होता, सिवाय दीनी तालीम के कुछ नहीं होता। सारा कुछ लाइन के हिसाब से होता है, वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पर आप तहकीकात करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रदेश में अवैध मदरसों पर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है।
प्रशासन को जांच के आदेश दे दिए गए, जिससे प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर लगाम लग सके। मदरसों में किस तरह की तालीम दी जाती है, फंडिंग कहां से होती है, रजिस्टर्ड है या फिर नहीं, फिलहाल इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के तमाम मदरसों पर लगाम लग सकती है। प्रदेश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ न हो, मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके, आधुनिक विचारधारा से छात्रों को जोड़ा जा सके। उत्तराखंड ब्यूरो, जनता टीवी। उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों सर्दी का सितम है। तापमान में गिरावट के चलते ठंड बढ़ गई है, लोगों की मुश्किलों में इजाफा हुआ है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने प्रदेश के स्कूलों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। साथ ही घना कोहरा छाने के चलते वाहनों की रफ्तार भी कम हो गई है। हाईवे पर हेडलाइट जलाकर लोग यात्रा कर रहे हैं। साथ ही मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट सर्दी को लेकर जारी किया है। और हरिद्वार से हमारे संवाददाता विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के साथ। विकास, हरिद्वार में तमाम लोग पहुंचते हैं गंगा में स्नान करने के लिए, लेकिन जिस तरह से मुश्किलें सर्दियों ने बढ़ाई हैं इन दिनों, टेम्परेचर डाउन है, कोहरा ज्यादा है, कितना असर नजर आ रहा है हरिद्वार में और खासतौर पर हर की पौड़ी पर भी? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोहरा कहीं निकलना क्या यहाँ पर बरपा रहा है और पूरा हरिद्वार जो है कोहरे की चादर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चूंकि हर की पेड़ी से लेकर हम देहात तक की बात करें तो फिलहाल जो कोहरा कहीं का यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चूंकि मौसम विभाग के द्वारा जिस तरह शीतलहर और कोहरे का यहाँ पर जो है अनुमान जारी किया गया तो साफ तौर पर धरातल पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चूंकि जिस तरह से जो है देर रात से यहाँ पर घना कोहरा छाया तो कहीं ना कहीं आमजन लोगों की यहाँ पर मुश्किलें खड़ी कर दी गई है। क्योंकि लोग जो आमजन है वो अपने घरों में रहने को यहाँ पर मजबूर है। और अगर हम बात करें तो हरिद्वार की तमाम हरिद्वार और हल्की पेड़ी क्षेत्र तमाम जो देर रात तक यहाँ पर सोना यहाँ पर दिखाई दे रहा था, लेकिन जिस तरह से ट्रैफिक की यहाँ पर लगातार जो है बढ़ रहा है, कई लोगों को लेकर लगातार यहाँ पर जो एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। चूंकि अगर हम पहले एक दिन की हम बात करें तो यहाँ पर जो 5 लोगों की मौत हुई थी, अगर हम रात की बात करें तो देर रात यहाँ पर 2 युवकों की मौत हुई है। चूंकि घने कोहरे ने जिस तरह से यहाँ पर अपना कहर बरपा रखा है तो कहीं ना कहीं लोगों की जान पर भी यहाँ पर भारी पड़ रहा है। तो उसको लेकर जिस तरह से रात में 2 एक्सीडेंट यहाँ पर हुए हैं, वहाँ पर जो 2 युवकों की लगातार वहाँ पर मौत हो रही है। तो ऐसे में जो है एक बड़ा वाहन जो इनको रोड से वहाँ पर जाता है, मौके पर जो है 2 युवकों की यहाँ पर साफ तौर पे मौत हो जाती है। तो उसको लेकर प्रशासन लगातार यहाँ पर अलर्ट है और प्रशासन लगातार यहाँ पर जो है आमजन लोगों से अपील करा कि अगर आप घने कोहरे में निकले तो बच्चों को यहाँ पर जो है बाइक ना दे, वाहन ना दे, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट से बचा जा सके और उनकी जान भी यहाँ पर बचेगी। ऐसे में जो है लगातार प्रशासन यहाँ पर आकर लोगों को जागरूक करा कि घने कोहरे में कोई भी वाहन को लेकर ना निकले। और चूंकि जिस तरह से देहात तक भी जो यहाँ पर घना कोहरा साफ तौर पर छाया है तो कहीं ना कहीं आमजन लोग भी यहाँ पर जो है घरों में कैद रहने को मजबूर हो चुके हैं। जी विकास, एक और आखिरी सवाल, जिस तरह से मौसम इन दिनों बिगड़ा हुआ है, विभाग का क्या पूर्वानुमान है, कब तक खुल सकता है मौसम, साफ हो सकता है? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने अगले दिनों तक जो यहाँ पर कोहरे का जो है यहाँ पर अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। चूंकि आने वाले दिनों तक जो यहाँ पर कोहरा कहीं न कहीं कहर जमा कर रखेगा, जिसको लेकर प्रशासन विभाग ने साफ तौर पर भविष्यवाणी यहाँ पर जारी की थी। और असर इसका जो है देहात से लेकर मैदान के इलाकों में जो शहर है वहाँ पर भी लगातार कोहरा यहाँ पर जो है अपना कहर जमा रहा है। तो इसमें जो है लगातार प्रशासन भी जो है लोगों से अपील कर रहा है। क्योंकि जो अलाव है उनकी भी यहाँ पर प्रशासन लगातार व्यवस्था करा रहा है। लेकिन हम देहात क्षेत्र की बात करें तो देहात क्षेत्रों में ग्राम प्रधान के द्वारा कोई भी अलाव की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। और चूंकि जिस तरह से अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी उस तरह की ग्रामीण क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो रही। लेकिन डीएम हरिद्वार और एसएसपी लगातार जो है शहरों में पहुंचकर जो गरीब लोगों को कंबल वितरित करने का यहाँ पर काम कर रहे हैं, अलाव की व्यवस्था यहाँ पर करा रहे हैं। लेकिन देहात क्षेत्र में भी प्रशासन की कोई नजर साफ तौर पर यहाँ पर पड़ती नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल विकास, कुल मिलाकर लोगों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं इन दिनों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी और तस्वीरें हमारे तक साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।